फ्रेंड्स, जो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वर्ल्ड वॉर वन के रिलेटेड है। वर्ल्ड वॉर वन के पार्ट में जब क्वेश्चंस की आप तैयारी करते हो तो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। जैसे एक तो ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। वेरी फ्यू कंट्रीज दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द वॉर, बट वेरी फ्यू बिलीव दैट दे कुड स्टे अवे फ्रॉम इट। बहुत कम कंट्रीज थी जो लगता था कि दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दी वॉर, वो वॉर में हिस्सा लेना चाह रहे थे। बट ऐसी ये बात भी उतनी ही सच्चा है कि वो चाहें या ना चाहें, क्या वो वॉर से दूर रह सकते थे, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, तो आपको बताना है। दूसरा, वॉज वर्ल्ड वॉर वन या टू की भी जब आप बात करते हैं, दे वर अ टोटल वॉर, ये आपको पता होना चाहिए। थर्डली, कॉजेज ऑफ दी वर्ल्ड वॉर वन या वर्ल्ड वॉर टू, जब भी आप वॉर्स तैयार करते हैं तो आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। इसी के रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वर्ल्ड वॉर वन के रिलेटेड है, दैट इज फॉर एग्जांपल द पीस ट्रीटीज दैट वर साइंड। तो वहां पे पीस ट्रीटीज के बारे में कंपेरेटिवली आपको बहुत अच्छा तरीके से पता होना चाहिए। किस तरीके से इट वाज बेसिकली कि 20 ईयर आर्मिस्टिस ही था। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स दैट वर देयर, इट वाज 20 ईयर आर्मिस्टिस, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ही कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज होती हैं, वर्ल्ड वॉर टू के बादल यूरोप में पूरे के ऊपर आएंगे। तो दो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बारे में आपको कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्या सिस्टम एस्टेब्लिश किया था। और क्वेश्चन जो वर्ल्ड वॉर वन के रिलेटेड कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए, दैट इज रिगार्डिंग द लीग ऑफ नेशन, जो फॉर एग्जांपल पता होना चाहिए। अनदर क्वेश्चन जो इसी के कंटेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए, दैट इज रिगार्डिंग द 14 पॉइंट्स ऑफ विल्सन, वो अलग क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे टॉपिक्स जब आप पढ़ रहे हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, कि आपको सब टॉपिक्स नहीं पता होते। आप क्वेश्चन तो पढ़ रहे हो, किताबों में पढ़ रहे हो, उसका इंप्लाइड वर्जन आपको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना वो नहीं पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आंसर्स के साथ साथ ये चीज भी देखेंगे कि इसके साथ और कैसे टॉपिक्स या सब टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, जहां पे आपकी तैयारी फॉर एग्जांपल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो सके। अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज very few countries wanted to participate in the World War One, but it is also true that very few believe that they can stay away from the war. बहुत कम कंट्रीज वॉर में पार्टिसिपेट करना चाह रही थी, एक बात है। बट इतनी ही बात उतनी भी ट्रू है, उनको चाहे या ना चाहे उनको वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट करना ही पड़ना था। दे बिलीव दैट दे कुड स्टे अवे फ्रॉम इट। बहुत कम कंट्रीज को लगता था कि वो वॉर से दूर रह सकते हैं। This dichotomy, ये दुविधा, फॉर एग्जाम्पल, played an important role in bringing the World War One near. इसी के चलते हुए ही World War One, the days of the World War One was completely near. ये कंपेरेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है। अगर फॉर एग्जांपल आपको पूरे का पूरा एनालाइज, अगर वर्ल्ड वॉर वन के बारे में आपको अच्छे तरीके से एक एनालिसिस है, एक अंडरस्टैंडिंग है क्यों हुआ, अदर थिंग्स दैट आर देयर, then you will be in a position to, for example, answer this question and answer this question for example in a very good way. अगर हम स्टार्ट करते हैं, पहले बात ही पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर वन फॉर एग्जांपल हुआ, एक वाइड आइडिया है 1914 से लेकर 1990 तक। आप ऐसा लगा लो कि स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे थे, because of the opening decades of 20th century, the circumstances were such, the agreements that has been undertaken were such कि यार एक दुविधा वाली कंडीशन में थे। Now what are the circumstances in the opening decades of the 20th century? वहां पे क्या होता, ओपनिंग डिकेड्स की जब बात करते हैं, द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कंडीशन ऑफ यूरोप हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस समझ नहीं आ रहे थे, डिप्लोमेटिक सिनेरियोज जो वहां पे थे, कंडीशन हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। ये क्यों हुआ था कॉम्प्लेक्स? बिकॉज ऑफ द एग्रेसिव स्पिरिट ऑफ nationalism that was prevailing at that particular point of time, that was raising its heads in Europe. Every small country, every small group of people, I would say, wanted to have a separate nation for itself. हम उनके साथ नहीं रह सकते, हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमें यहाँ पे ठीक नहीं है, हमें प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को एक्सेप्ट करना है। एंड देयरफॉर अब जब अलग अलग लोगों को अलग अलग अपना देश चाहिए ना, तो इसका आउटकम क्या होगा? देयर विल बी द क्लैश ऑफ नेशनल इंटरेस्ट।
कौन किसको सपोर्ट करेगा ऐसे सर्कमस्टांसेस में व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वाज रेजिंग इट्स हेड। तो यहां पे क्या होता, द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल दैट हैज टेकन प्लेस, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हैज टेकन प्लेस। अब क्या किया जाए, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है ना, जो बड़ी पावर्स हैं वो अपनी ईगो को और ज्यादा बड़ा, ईगो की बेसिस के ऊपर अपने अपनी इज्जत को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और बड़ी पावर अपने ईगो को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें छोटे ब्रदर्स अपने रखे होते हैं, बच्चे होते हैं, और कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लो हम आपके साथ हैं। जैसे अगर किसी भी वर्क, जैसे पैलेस्टीन हो गया, इजराइल हो गया, अदर कंट्रीज आ, इजराइल की अभी आप रिसेंट सर्कमस्टांसेस में देखते हो, यूएस के प्रेसिडेंट चल के आए वहां पे, आप कुछ भी करो वी आर देयर टू स्टैंड बाय यू। नेपाल के साथ फॉर एग्जांपल चाइना खड़ा है, मालदीव्स के साथ कंट्रीज खड़े हैं। चलो वो एक अलग बात है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की एक अलग बात है। यहां पे कहता है द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इज टेकिंग प्लेस। जब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहे थे वहां पे अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग देशों को सपोर्ट भी करना पड़ रहा था। अगर माइनर से छोटे से कन्फ्लिक्ट हो गए ना, और आपने अपने स्मॉल ब्रदर को सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसा लगे कि आपकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेइज्जती हो जाएगी। देयरफॉर इवन द माइनर कन्फ्लिक्ट्स दैट वर टेकिंग प्लेस दे वर लीडिंग टू ह्यूमिलिएशन, मोरक्को क्राइसिस एंड अदर क्राइसिस दैट आर देयर। जब अलग अलग जगह पे ये क्राइसिस होने लगे, ऐसे लग रहा था अगर बड़ी कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया तो हमारी हार नहीं है, तुम्हारी बड़ी कंट्री की भी हार है, रशिया की भी हार है, अदर कंट्रीज की भी हार है अगर अपने छोटे पार्टनर्स को सपोर्ट नहीं किया। जब यहाँ पे माइनर कन्फ्लिक्ट में इन्होंने बोला चलो थोड़ी बहुत ही बातें खत्म कर लो यार, लेकिन जब आपके सपोर्टिंग कंट्री हार जाएगी ना, जब उसकी बेइज्जती हो जाएगी, तो उससे ज्यादा बेइज्जती कंपैरेटिवली आपकी हो जाएगी। इसी कंटेक्स्ट बोस्नियन क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, अगाडिर क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, मोरक्कन क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे धीरे धीरे जो क्राइसिस कंपैरेटिवली डेवलप हो रहे हैं, उन्होंने पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सर्कमस्टांसेस को लिए और जहर भर दी थी, एंड दैट हैज लेड टू ह्यूमिलिएशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और वहां पे पावर्स, जो बड़ी बड़ी पावर्स थी, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, फॉर एग्जाम्पल रशिया, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया, फॉर एग्जाम्पल अदर कंट्रीज, they started taking rigid stand। ह्यूमिलेशन जब आपकी होगी ना, तो आपकी एक रिजिडिटी बढ़ जाएगी, तो अब आप रिजिड स्टैंड लेना शुरू कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल रशिया अपनी बात के ऊपर अड़ गया, ऑस्ट्रिया अपनी बात के ऊपर अड़ गया, जर्मनी अपनी बात के ऊपर अड़ गया, एंड दे स्टार्टेड टेकिंग रिजिड स्टैंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पे क्या हो रहा है, स्पिरिट ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म दैट वाज प्रिवेलिंग, कि छोटे छोटे, जैसे आप यूरोप का मैप भी देखते हो, तो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, because of the spirit of aggressive nationalism that prevail। एक जगह पे फॉर एग्जांपल ये चीज फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जहां पे पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ने पूरे के पूरे यूरोप का एनवायरनमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया था। इसके साथ ही अनदर थिंग दैट वाज आल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वाज दैट द सिस्टम ऑफ पीस टाइम मिलिट्री अलायंसेस। When Germany it got unified, तो वहां पे पीस टाइम मिलिट्री अलायंसेस दैट वर देयर, कौन किसके साथ है पता ही नहीं फॉर एग्जांपल लग रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दिस पीस टाइम मिलिट्री अलायंसेस, आप ऐसा लगा लो कि द एटमॉस्फियर ऑफ यूरोप वाज बेसिकली पॉइजन्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। हर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर शक कर रही थी। जब पीस टाइम मिलिट्री अलायंसेस में एक और प्रॉब्लम था, दे वर बेसिकली सीक्रेटिव इन नेचर। किसी को नहीं पता यार कौन कंट्री किसके साथ है, सीक्रेट है। अगर सीक्रेट है तो आपने जिसके साथ एग्रीमेंट भी किया है या करने के बारे में सोच भी रहे हैं, क्या पता वो दूसरे के साथ ऑलरेडी उसकी बातचीत चल रही हो, और अगर एग्रीमेंट भी हो सकता है, देयरफॉर आपको श्योर ही नहीं था कि कौन किसके साथ है। जब आपको किसी के साथ ऊपर, किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है, श्योर नहीं, तो आप बोलोगे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरी कंट्री है यार। देयरफॉर जब पीस टाइम सीक्रेटिव अलायंसेस हो जाएंगे, दैट विल बी लीडिंग टू एन आर्मामेंट रेस। हर कंट्री सोचेगी मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूं, और अगर मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो मेरे पास हथियार होने चाहिए। एवरी कंट्री स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हैविंग मोर एंड मोर आर्म्स इफ दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देयरफॉर आर्मामेंट रेस चल रही थी।
तब दोनों की जब हम बात करते हैं, द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैड बिकम कॉम्प्लेक्स, द डिप्लोमेसी, आप अलायंस तो साइन कर रहे हो लेकिन पता नहीं किसके साथ कौन है। तो दोनों के जब ओपनिंग डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, जैसे 20th सेंचुरी में हम शुरुआत होते हैं, तो वहां पे पॉलिटिकल कंडीशन, डिप्लोमेसी कंडीशन, किसी को किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है, एंड दैट हैज बिकम कंपैरेटिवली वेरी कॉम्प्लेक्स। अब ये सिस्टम के बैकग्राउंड में अगर हम वर्ल्ड वॉर वन के कंटेक्स्ट में फॉर एग्जांपल बात करते हैं, वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो होती है, दैट इज 1914 मर्डर ऑफ द ऑस्ट्रियन प्रिंस आर्कड्यूक, इसका फॉर एग्जांपल मर्डर। एंड ऑस्ट्रिया वाज बेसिकली अ मल्टीरेशियल एम्पायर, बहुत अलग अलग कम्युनिटीज ऑस्ट्रियन एम्पायर का कंपेरेटली पार्ट भी थे, एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? सर्बिया वाले लोगों ने फॉर एग्जांपल इसको मारा था। अब अगर वो सर्बिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सर्बिया की। अगर ऑस्ट्रिया सर्बिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है, तो सर्बिया की जो एग्रेसिव नेशनलिज्म है ना, उसको कटेल कभी किया ही नहीं जाएगा। देयरफॉर ऑस्ट्रिया के किंग ने बोला कोई बात नहीं यार, हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अलायंस भी करने की कोशिश करेगी, मीटिंग्स भी अरेंज करने की कोशिश करेगी। सर्बिया वालों को भी बोला गया यार, जो आप सर्बिया के ऊपर कंडीशंस पुट फॉरवर्ड करी गई, 2 कंडीशन को छोड़ के बाकी सब सर्बिया वालों ने मान ली। बट ऑन द अदर हैंड द कमांडर इन चीफ बोलता कि मैं बदला लेके ही हटूंगा, मैं सर्बिया को सबक सिखा के ही हटूंगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक बात श्योर थी, अगर ऑस्ट्रिया सर्बिया के ऊपर अटैक करता है, अगर ऑस्ट्रिया सर्बिया के ऊपर अटैक करता है, तो सर्बिया को सपोर्ट करने के लिए कौन आने वाला है? बड़ा भाई रशिया एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रशिया आता है, then Germany would be also be coming because of the agreement that has been there. अगर जर्मनी आता है तो इनके खिलाफ फॉर एग्जांपल कौन जाने वाला है? फ्रांस। और फ्रांस की दोस्ती किसके साथ है? ब्रिटेन के साथ। रशिया ने एक जनरल मोबिलाइजेशन कर दिया अपनी आर्मी को, यार थोड़ा सा डरा देते हैं, हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, डरा देते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। जनरल मोबिलाइजेशन ही किया, बिकॉज एक कंट्री जब आएगी तो दूसरी कंट्री हो जाएगी। जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया, या फ्रांस के ऊपर फॉर एग्जांपल अटैक कर दिया, या फ्रांस के ऊपर ही अटैक कर दिया थ्रू बेल्जियम, अब ब्रिटेन इन्वॉल्व हो गया, एंड देयरफॉर एवरी कंट्री वाज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इट। Because of the peacetime agreements that were undertaken, that was done by different countries at that point of time, वहां पे फ्रांस है, वहां पे ब्रिटेन है, वहां पे ऑस्ट्रिया है, वहां पे रशिया है, वहां पे जर्मनी है, all those countries they became a part। तो वहां पे क्वेश्चन के बाद में थे, आप चाहो या ना चाहो, आप इस वॉर में एंट्री चाहो, वेरी फ्यू कंट्रीज दे वांटेड टू पार्टिसिपेट, बहुत कम कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, बिकॉज उनको पता था अगर वॉर शुरू हो गई तो पूरे का पूरा यूरोप ही इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा, एंड दैट द वॉर वुड बी कंपैरेटिवली वेरी मच डिजास्ट्रस। बट ऑन द अदर हैंड वेरी फ्यू बिलीव्ड, उनको बहुत कम को लग रहा था हमारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वॉर शुरू होगी तो हमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। इस तरीके से आपको अपने आंसर्स में पॉइंट्स लिखने हैं, वो लिखना पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स चाहिए। मॉडल आंसर इज आल्सो बीइंग अपलोडेड, ठीक है, तो उसको आप हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी आपका रिस्पेक्टिव मीडियम है उस तरीके से आप उस बात को चेक कर सकते हैं।